नमस्कार। वापस से हम आ गए अपने इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के समय हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से विशेष कार्य हुए थे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि ब्रिटिश शासक अब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ चुका है हमारा छत्तीसगढ़। कैसे आया वो मैं आप सभी को पिछले वीडियो में बता दिया। ठीक, 1854 में ब्रिटिश शासन के अधीन में पूरा मराठा साम्राज्य आ जाता है। और मराठा साम्राज्य जैसे ब्रिटिश शासन के अधीन में आता है तो मराठा साम्राज्य में फैले जितना भी क्षेत्र है उसमें से हमारा एक क्षेत्र छत्तीसगढ़ भी था, जिसको मराठों के समय में जिल्हा कहा जाता था। जिल्हा या सूबा का नाम दिया गया था। ठीक, छत्तीसगढ़ सूबा, ये सारे भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत में आ जाता है। समय पूछेगा आपको कि छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासकों या ब्रिटिश हुकूमत के अधीन में कब आया था? 1854 में। ये चीज आपको ध्यान में रखना। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे आखिर ब्रिटिश शासन के समय छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रशासनिक सुधार हुए हैं और कौन कौन से विशेष विद्रोह हुए हैं। आज हम केवल प्रशासनिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे, फिर विद्रोह का अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक, अभी आज हम ब्रिटिश शासन छत्तीसगढ़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश शासित छत्तीसगढ़ 1854 में ब्रिटिश शासन लागू हो गया। छत्तीसगढ़ ब्रिटिशर्स के अधीन आ गए और ये चलता है देश आजाद होने तक लगभग 1947 ईस्वी तक। ठीक है, अब क्या होता है देखो, बात है 28 जनवरी की, ये डेट ध्यान में रखो, 28 जनवरी 1854 की। ठीक है, इससे पहले दिसंबर मंथ में जब 1853 चल रहा था उस समय रघु जी जो थर्ड थे उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जो कायदे से नागपुर का उत्तराधिकारी था, सॉरी या वहां का शासक था। अब रघु जी थर्ड का कोई बेटा नहीं होने के कारण उस समय का जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ने एक नई नीति लाई थी। ठीक है, जिसको हम सब बोलते हैं हड़प नीति के नाम से जानते हैं। मोस्ट फेमस नीति था ये अंग्रेजों का। ठीक, साम्राज्य विस्तार करने के लिए सबसे जबरदस्त नीति था उनका हड़प नीति। इस हड़प नीति में क्या होता था, जैसे कोई रियासत या कोई साम्राज्य, कोई रियासत ब्रिटिशर्स के अधीन में रह करके काम कर रहा है और उस रियासत का यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उस रियासत का सारा क्षेत्र या वो पूरा रियासत ब्रिटिश शासन में मिल जाएगा। तब इस उत्तराधिकारी को लेकर भी एक बड़ा कठोर नियम बनाए थे ये लोग हड़प नीति में कि सगा बेटा ही केवल उत्तराधिकारी बनेगा, गोद लिया हुआ बच्चा उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। रघुजी तृतीय थे, रघुजी थर्ड थे, रघुजी थर्ड का कोई बेटा नहीं था और गोद लिया हुआ पुत्र को उत्तराधिकारी रूप में मानने के से इनकार कर दिए थे गवर्नर जनरल ने। उस टाइम का जो गवर्नर जनरल था, नाम था उनका लॉर्ड डलहौजी। नाम सुने होंगे आपने, लॉर्ड डलहौजी। ठीक, जब रघु जी थर्ड का पूरा जब मृत्यु हो जाता है तो 28 जनवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी जी ने औपचारिक रूप से घोषणा कर देता है कि आज के बाद नागपुर शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में आ गया, ब्रिटिश सरकार के अधीन में आ गया है। ठीक है जी, ये सिलसिला चलता है। उस समय क्या होता है, रघु जी थर्ड ने एक व्यक्ति जिलेदार के रूप में नियुक्त किया था। उस व्यक्ति का नाम है गोपाल राव और यही गोपाल राव नागपुर में सारा कार्यभार को देख रहा था। गोपाल राव, अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के सामने एक प्रश्न ये उठा कि चलो नागपुर क्षेत्र हमारे अंदर में आ गया, नागपुर क्षेत्र में आने वाले जितना भी इसका साम्राज्य फैला वो सब हमारे अंडर में आ गया, छत्तीसगढ़ भी। ठीक है, तो लेकिन अब हम इसको ऑपरेट कैसे करेंगे? तो ये बोलते हैं कि हम एक पद लेकर के आए हैं जिसका नाम है कमिश्नर। ठीक, ये बैठेगा नागपुर के गद्दी पे, यही देख रेख करेगा पूरा। नागपुर के गद्दी पे बैठेगा कमिश्नर और कमिश्नर के अंडर में और लोग काम करेंगे जिसका नाम है डिप्टी कमिश्नर। ये डिप्टी कमिश्नर का क्या काम होगा, तो जैसे कि छत्तीसगढ़ एक मराठा साम्राज्य के समय, मराठा काल के समय
एक सूबा क्षेत्र था या एक जिलेदार क्षेत्र था। तो ठीक वैसे ही मराठा जो शासन क्षेत्र था उसमें अलग अलग ऐसे जिले थे बहुत सारे। तो उन अलग अलग जिलों में अलग अलग डिप्टी कमिश्नर बिठाया जाएगा। उसमें से एक डिप्टी कमिश्नर आएगा हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी। ये इन लोगों का नियुक्ति इसलिए किया जा रहा है ताकि ब्रिटिशर्स हुकूमत को या ब्रिटिश शासन को अच्छे से ऑपरेट किया जा सके। कमिश्नर बैठा है नागपुर में, नाम था उसका मिस्टर मिशेल, मिस्टर मेंसल। ठीक, इस ये जो है जो नागपुर में जो मिस्टर मेंसल जो बैठ रहा है वो पूरा साम्राज्य का अकेला शासक है, ऐसा कह सकते हो, ब्रिटिश शासक है ये मिस्टर मिशेल। और डिप्टी कमिश्नर के रूप में नियुक्त होकर के आएगा छत्तीसगढ़ के लिए, है ना ये अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग डिप्टी कमिश्नर। छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर बन के आएगा मोस्ट फेमस आदमी चार्ल्स सी इलियट। इसका नाम ध्यान में रखिए, चार्ल्स सी इलियट। ये व्यक्ति आ गए छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर होता है। पूछेगा आपको क्वेश्चन, कब आ रहा है? 1854 में इसका नियुक्ति किया जाएगा। ठीक, जिस समय छत्तीसगढ़ ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश सरकार के अधीन में आया उस समय नागपुर का कमिश्नर कौन था, ये पूछेगा आपको। तो नागपुर का कमिश्नर था मिस्टर मेंसल। या जिस समय छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर के रूप में चार्ल्स सी इलियट को नियुक्त किया गया था तो इसके ऊपर कमिश्नर कौन था? मिस्टर मेंसल। ये ध्यान में रखना, डिप्टी कमिश्नर है तो कहीं ना कहीं इससे कोई बड़ा अधिकारी होगा ना जी, उसका नाम है मिस्टर मेंसल, ध्यान में रखना। ठीक, और छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर पूछे तो चार्ल्स इलियट। अब ये आएगा, आ गया 1854 में नियुक्त होकर। 1854 में जब ये नियुक्त होकर के आएगा ना तो ये नई नई प्रशासनिक कार्य करेगा। तो वो प्रशासनिक कार्य बड़ा जबरदस्त रहता है, जरूरी था ये। आज भी हम इन्हीं के जो प्रशासनिक सुधार जो किए थे अंग्रेज लोग, वही चीज को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक, उनके प्रशासनिक कार्य कौन कौन सा था? विशेष कार्य, सबसे पहला चीज ये एक व्यवस्था लेकर के आता है जिसका नाम है तहसीलदारी व्यवस्था। ठीक, तहसीलदारी व्यवस्था कब नियुक्त होकर के आया था? 1854 में। आकर के देखता है तो मराठा लोग के क्या जिलादार ये वो सब नया नया सिस्टम लागू करके रखे, परगना पद्धति लागू करके रखे, काम करो सारे को हटाओ। आज के बाद एक नया व्यवस्था बना रहा हूं मैं, उसका नाम है तहसीलदारी व्यवस्था। अब छत्तीसगढ़ तहसीलदारी सिस्टम से ऑपरेट होगा, यहाँ का प्रशासनिक कार्य। कब की बात है? 1854 में। कौन ला रहा है जी? चार्ल्स सी इलियट। ये ध्यान में रखो, प्रथम कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है छत्तीसगढ़ का। यहां से क्वेश्चन पूछता ही है इसका काम के बारे में। किस ब्रिटिश या किस डिप्टी कमिश्नर के समय छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम बार तहसीलदारी व्यवस्था लागू किया गया था, ऐसा पूछेगा आपको। ध्यान में रखिएगा, चार्ल्स इलियट। कब हुआ था? 1854 में। इस तहसीलदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया? छत्तीसगढ़ में 3 विशेष तहसील बनाया गया, रायपुर, रतनपुर और एक आपका धमतरी। तीनों नाम ध्यान में रखो, रायपुर, रतनपुर, धमतरी। ठीक, अब क्योंकि रायपुर एगेन्यू के समय से छत्तीसगढ़ का राजधानी था, ठीक है, तो डिप्टी कमिश्नर बन के आया था चार्ल्स सी इलियट। तो रायपुर जो है डिप्टी कमिश्नरों का मुख्यालय भी था, ये भी ध्यान में रखो। ये पूछेगा जी, बारीकी से क्वेश्चन करेगा आपको कि बताइए डिप्टी कमिश्नर का मुख्यालय कहाँ था छत्तीसगढ़ में? रतनपुर, धमतरी या रायपुर? रायपुर ध्यान में रखिए। और जब छत्तीसगढ़ में पहली बार तहसीलदारी व्यवस्था लागू किया गया तो किन तहसीलों का निर्माण किया गया था? ये तीनों तहसील आप ध्यान में रखना है, धमतरी, रायपुर और रतनपुर। पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन, घुमा फिरा के पूछ देगा इनमें से कौन सा तहसील का निर्माण नहीं किया गया था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, 1854 में 3 तहसील, रायपुर, रतनपुर, धमतरी, और हर एक तहसील में एक एक तहसीलदार भी बिठाया जाएगा। ठीक है, तहसीलदार, हर एक तहसील में एक एक तहसीलदार भी बिठाया जाएगा। तहसीलदार के अंदर में बिठाया जाएगा नायब तहसीलदार। ये सारा पोस्ट जो आप आज से जीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये बात 1854 से हमारे छत्तीसगढ़ में चल रही है चीज, है ना, नायब तहसीलदार। ठीक, नायब तहसीलदार के ऊपर होगा तहसीलदार,
तहसीलदार के ऊपर होगा डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के ऊपर होगा कमिश्नर, और कमिश्नर के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या वो गवर्नर जनरल। ठीक है जी। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये चार्ल्स सी इलियट कहता है जो मराठों ने जो परगना सिस्टम जो लागू करके जो गया था, हम उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं लाते हैं। एक काम करते हैं, जितना भी परगना उस टाइम जो रहा होगा, क्योंकि परगनों की संख्या में कभी वृद्धि भी की गई थी, कभी घटाया भी गया था, तो एक काम करते हैं, हम हर एक तहसील के अंतर्गत 12 परगना रखेंगे। ठीक, और इन परगनों का देख रेख कौन करता था, आप बता पाएंगे कि इसका देख रेख करता था कमविसदार। परगना का जो प्रमुख था मराठों के समय में वो थे कमाविसदार। ठीक, ये कमाविसदार वाला पोस्ट हटा दो। ठीक, 12 परगना रखो एक तहसील के अंतर्गत। ठीक, वो तहसील को देखेगा कौन, तहसीलदार, और जो 12 परगना है, इस 12 परगना का देख रेख करेगा नायब तहसीलदार। ठीक, और नायब तहसीलदार परगनों के बारे में जाके बताएगा तहसीलदार को। ऐसा एक सिस्टम लेकर के आए थे अंग्रेज लोग। ठीक, उस अंग्रेज का नाम था चार्ल्स सी इलियट। छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था लागू किया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब क्या होगा जी, समय बदलता गया और आ गया 1857। ठीक, अंग्रेजों को कुछ प्रशासनिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से महसूस हुआ कि कुछ नया तहसील और बना देते हैं। 3 तहसील से 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 परगना, और एक एक परगने में कई सारे गांव भी होते थे। इसको थोड़ा सा ऑपरेट करने में दिक्कत जा रहा है। 1 फरवरी 1857 को इन तहसीलों का पुनर्गठन होता है। ठीक है, पहले 3 तहसील थे, 3 में से 2 तहसील और बढ़ा दिया गया संख्या, तो हो गए कुल 5 तहसील। और इन 5 तहसील में कौन कौन सा, रायपुर अपने जगह पे ठीक है। ठीक, रतनपुर भी अपने जगह पे ठीक है, धमतरी भी अपने जगह पे ठीक है, धमतरी। ठीक, उसके बाद बना देंगे धमधा, ध्यान में रखो धमधा को, और धमधा के बाद बना देंगे एक और नया तहसील नवागढ़। तो ब्रिटिश काल में कुल कितने हो गए, कुल 5 तहसील हो गए हैं क्या, तो बिल्कुल। फिर 4-5 महीना बीता होता है, आ जाता है जुलाई, और जुलाई में ये लोग फिर अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण से इन तहसीलों में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और धमधा के जगह में बना देते हैं दुर्ग को। ठीक है जी, तो ये परमानेंट फिर ये चलता रहता है। ठीक, रायपुर, रतनपुर, धमतरी, दुर्ग और नवागढ़। ठीक, रायपुर, रतनपुर, धमतरी, दुर्ग और नवागढ़ तहसीलों का 2 बार पुनर्गठन होता है अंग्रेजों के शासनकाल में। पहला 1 फरवरी 1857 को, जिसमें रायपुर, रतनपुर, धमतरी, धमधा और नवागढ़ को बनाते हैं। फिर धमधा को चेंज करके एक नया तहसील बनाते हैं दुर्ग को। ठीक है, जुलाई 1857 में ये सारा काम हो रहा है। ये हो गया तहसीलदारी व्यवस्था का एक रूपरेखा। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक नई व्यवस्था लेकर के आते हैं ये लोग, तहूददारी व्यवस्था। ठीक है जी, तहसीलदारी व्यवस्था आपको समझ में आया, कब लागू हुआ, क्या हुआ। उसके बाद चार्ल्स सी इलियट के समय में एक नया सिस्टम आया था, तहूददारी व्यवस्था। ये पहले से ही आ चुका था, इसमें कुछ कुछ विशेष कामें करवाता है। क्या क्या हुआ था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, 1858 की बात है। क्या होता था तहूददारी व्यवस्था में, अंग्रेज लोगों को सबसे ज्यादा टैक्स छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा टैक्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और भूमि कर से मिलता था। ठीक है, तो वे क्या किए कि छत्तीसगढ़ में जितना भी बंजर भूमि है, अनउपजाऊ भूमि है, उस भूमि में आप यहाँ के किसानों को खेती करने को कहो, फिर वहां से जो फसल उगेगा फिर हम उसके बाद हम ज्यादा टैक्स ले पाएंगे। ठीक, उसी को बोलते थे तहूददारी व्यवस्था। तो इस समय इस तहूददारी व्यवस्था को लाने वाला आदमी का नाम था सैंडिस। आपने पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ के जब एगेन्यू एडमंड के बारे में जब मैं आपको बता रहा था, उस समय जो है सैंडिस नाम के एक व्यक्ति ने तहूददारी व्यवस्था को लाया था। ठीक है, उसने 2 तहूददारी बनाया था सैंडिस ने।
सैंडविच ने 2 तहूदारी लाया था। जब ये व्यवस्था लाया, तहूदारी व्यवस्था का जनक है ना, तो इसने 2 तहूदारी बनाया था, लोरमी और तरेंगा को। ठीक, उसके बाद रघु जी आ गए पुनः भोसले शासन के समय। रघु जी थर्ड फिर 2 बनाए, सिरपुर और लवन को। ये तहूदारी क्षेत्र है, सिरपुर और लवन। इसके बाद चार्ल्स सी इलियट, ये भी इस तहूदारी प्रथा को या व्यवस्था को चार्ल्स सी इलियट कंटिन्यू रखता है। ठीक है, क्या करेगा चार्ल्स सी इलियट? 3 नया जगह बनाएगा, सिहावा, संजारी और खल्लारी। सिहावा, संजारी, खल्लारी। देखो 5 कुल तहूदारी क्षेत्र हो जाता है चार्ल्स सी इलियट के आते आते। आपको ये पूछेगा वो कि निम्न में से कौन सा तहूदारी क्षेत्र चार्ल्स सी इलियट के समय बना था। उसमें 5 ऑप्शन दे देगा, या 5 में से कोई भी, इधर रघु जी थर्ड से वाले से दे देंगे या चार्ल्स इलियट वाले से दे देंगे। इन 5 तहूदारी के बारे में या तहूदारी क्षेत्र के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सिहावा, संजारी, खल्लारी, चार्ल्स इलियट के समय 3 नए तहूदारी सिस्टम आता है। लेकिन क्या होता है, देखो 3 नए सिस्टम आते हैं, इसी समय क्या होता है, अलग अलग जो तहसील क्षेत्र होता है उसमें कई प्रकार के अधिकारी लोग को नियुक्त किए होते हैं, कई प्रकार के बंदोबस्त अधिकारी भी रहते हैं। उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी आया होता है, हेविट नाम का। हेविट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी आया होता है। ठीक, और ये बोलता है कि देखो यार, ये जो तुम तहूदारी व्यवस्था लाए हो ना, एकदम बेकार है, कुछ काम का ही नहीं, जबरदस्ती का मेहनत करते हैं, उतना उत्पादन आता है नहीं। ठीक है, मैं आज से रायपुर वाला जो क्षेत्र है, और रायपुर वाले क्षेत्र में जितने भी तहूदारी क्षेत्र है, तहूदारी क्षेत्र जिसमें से आपका सिरपुर, लवन, लोरमी, तरेंगा, 2-4 चीजें और, ठीक है, ये 2 जितने भी रायपुर के अंतर्गत में जितना भी तहूदारी क्षेत्र आता है, उस तहूदारी क्षेत्र को मैं समाप्त करता हूँ, ये व्यवस्था को मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, किया कौन? रायपुर क्षेत्र में तहूदारी व्यवस्था को समाप्त करने वाला अंग्रेज अधिकारी का नाम है हेविट। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, ये बिलासपुर वाले क्षेत्र का कंटिन्यू रख देता है। हो सकता होगा उधर उत्पादन ज्यादा होता रहा हो, या उधर के अनुपजाऊ भूमि में भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक प्रोडक्शन हो जा रहा होगा। ठीक है, बिलासपुर वाले क्षेत्र में तहूदारी व्यवस्था कंटिन्यू रखता है, और बिलासपुर वाले क्षेत्र में लगभग 1950 ईस्वी तक, कब तक? 1950 ईस्वी तक, देश आजाद होने के 3 साल बाद तक तहूदारी शासन चलता ही रहता है। बताओ, इसीलिए आज वर्तमान में आपको जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा कहना चाहिए हेडक्वार्टर जो है ना छत्तीसगढ़ में, वो आपको बिलासपुर में मिलेगा। उसका कारण आप समझे, क्योंकि तहूदारी क्षेत्र बिलासपुर में 1950 तक चला है। कब से लागू हुआ था जी? 1858 के आसपास से। कब तक चल रहा है? 1960 तक, है ना। इसीलिए बिलासपुर में सबसे बड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है। ठीक, इतना चीज आपको पढ़ना है तहूदारी व्यवस्था के अंतर्गत। अब इसके बाद क्या हुआ? 1858 के बाद अंग्रेजों को जब महसूस हुई कि प्रशासनिक व्यवस्था में और कुछ अच्छा काम करते हैं, तो उन्होंने मध्य प्रांत नामक क्षेत्र का गठन किया, मध्य प्रांत का गठन किया। ये बात है 2 नवंबर 1862 की। ठीक, 2 नवंबर 1861 का है ये। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया। इस समय क्या हुआ? छत्तीसगढ़ है ये, तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ का जो बस्तर वाला जो क्षेत्र है, बस्तर, और बस्तर के साथ साथ वर्तमान का जो कालाहंडी है, जो उड़ीसा, ठीक, उसको उस टाइम करौद बोलते थे। छत्तीसगढ़, बस्तर, उड़ीसा, करौद, इन सभी का जो हेड क्वार्टर होगा वो नागपुर होगा। ठीक, ये नागपुर वाले क्षेत्र में आ गए। इन सारे क्षेत्रों को मिला करके एक क्षेत्र का गठन किया जिसका नाम है मध्य प्रांत। ठीक,
अब क्या होगा, जब मध्य प्रांत का जब गठन किया गया तो 2 नवंबर को सेम डेट 1861 में छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था भी चालू हो गया था। ठीक है जी, जिलेदारी व्यवस्था। और इस जिलेदारी व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 3 जगहों को विशेष, रायपुर तो बने गए हैं क्योंकि ये पहले से अंग्रेजों का मुख्यालय भी रह चुका है, राजधानी भी रह चुका है। ठीक, तो रायपुर एक पहला जिला। दूसरा जिला बनेगा बिलासपुर, क्यों? क्योंकि वहां पे तहूददारी व्यवस्था चालू था और हो सकता होगा राजस्व सबसे ज्यादा मिलता रहा होगा उस क्षेत्र से, इसीलिए बिलासपुर। और तीसरा ये बना देंगे उड़ीसा से लगा हुआ एक जगह है संबलपुर। ठीक, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। छत्तीसगढ़ में पहली बार 3 जिलों का गठन किया गया था, ध्यान में रखिए। ठीक, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। ये चीजें हो रही है 2 नवंबर 1861 को, जब मध्य प्रांत का गठन किया गया। तब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी पूछेगा आपको, तो ध्यान में रखना 3 जिला थी। 3 जिला था, कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, नाम भी पूछेगा आपको कभी कभी, निम्न में से कितने जिलों का गठन किया गया था उसका नाम बताइए। तो ध्यान में रखना रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, इतना चीजें हुआ। छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था कब लागू हो रहा है? मध्य प्रांत गठन के साथ 2 नवंबर 1861 को। ठीक है, और ये चीजें चलेगी जिलों के साथ 1905 तक। ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। ठीक, 1905 तक चलेगा ये। ये भी बता देता, इसका मुख्यालय ध्यान में रखिए। मध्य प्रांत का गठन हुआ, मुख्यालय रहेगा इसका नागपुर। ठीक, ये 1905 तक चलेगा। 1905 तक क्यों? क्योंकि इस समय बंगाल विभाजन करके हो रहा होता है और उस समय छत्तीसगढ़ को भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका विभाजन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे संभागीय विस्तार, संभागीय क्षेत्र। ये संभागीय सुधार कौन कौन से इन्होंने कार्य किया है। ठीक, क्या होगा? संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुछ विशेष क्षेत्रों को बांटा जाता है। ठीक है जी, संभागीय क्षेत्र क्या होता है? जब 1905 ईस्वी में, सन 1905 में जब बंगाल प्रांत का या बंगाल विभाजन किया जा रहा होता है, उस समय बंगाल के 5 रियासत और छत्तीसगढ़ के 5 रियासत दोनों को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ का 5 रियासत को बंगाल में और बंगाल का 5 रियासत जो आता था, जो था ही तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो बंगाल प्रांत के अंतर्गत में आता था, उसको हमारे छत्तीसगढ़ में मिलाना था, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से यहाँ पे शासन करना या प्रशासनिक दृष्टिकोण से जरूरी भी था। ठीक है, तो उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, छत्तीसगढ़ का जो बंगाल प्रांत में जो 5 रियासत था, उसमें से हम पढ़ते हैं सरगुजा, ठीक, कोरिया, जसपुर, चांग बखार, उदयपुर, इन 5 रियासतों का इस 1905 में विलय किया गया था छत्तीसगढ़ में। तब से लेकर के अभी तक ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। यदि ये नहीं किया होता तो आज शायद ये उड़ीसा, झारखंड का क्षेत्र हो जाता। ठीक है जी, तो 5 रियासत सरगुजा, कोरिया, जसपुर, चांग बखार और उदयपुर का संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में विलय किया गया था, और बदले में छत्तीसगढ़ के 5 जो रियासत क्षेत्र था उसको बंगाल प्रांत में ऐड किया गया। ठीक, तो इतने सारे प्रशासनिक सुधार कार्य किए थे हमारे छत्तीसगढ़ में। अच्छा, 1862 तक ना डिप्टी कमिश्नर तो चार्ल्स सी इलियट रहेगा, उसके बाद उसके काम देख के ना उसको कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के पद पे उनका प्रमोशन कर देते हैं। ठीक है, चार्ल्स इलियट का प्रमोशन कर देते हैं चीफ कमिश्नर के रूप में 1862 में। तमाम प्रकार का प्रशासनिक सुधार कार्य भी किया था वो।
तो आपको इतने सारे चीजें पढ़ना है अंग्रेजों के प्रशासन व्यवस्था से लेकर के। ठीक, अब क्या हो रहा है, जब चार्ल्स इलियट आया होता है और तमाम प्रकार के तहसीलदारी व्यवस्था चालू कर रहा होता है, उसी समय 1856 में एक विशेष घटना होती है महानदी के पास, महानदी घाटी के पास, है ना, वहां पे बेहद ज्यादा अकाल पड़ा होता है, अकाल। और उसी समय सोना खान के जमींदार होते हैं शहीद वीर नारायण सिंह। और फिर 1857 में जो विद्रोह होता है उसके बारे में, फिर उसके बाद जो लगातार जब विद्रोह चालू होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी प्रशासनिक दृष्टिकोण से कौन कौन से विशेष कार्य किए छत्तीसगढ़ में, इसके बारे में हमने आज पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलो एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद ये क्लास एंड करेंगे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, ये नाम ध्यान में रखिए आप। ये क्वेश्चन, ये सारा जो क्वेश्चन जो मैं आज आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक, इन्हीं, जब लॉर्ड डलहौजी जी गवर्नर जनरल थे ना, उसी टाइम में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया? वो था 1854 में। इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात 1855 में निम्नलिखित में से यहाँ डिप्टी कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? ये कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पढ़िए आप। 1854 में नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। तब कथन, फर्स्ट, नागपुर राज्य के रेजिडेंट मिस्टर मेंसल को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर बनाया गया था। सेकंड, प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कमेंट करके बताइए आप। बहुत इजी है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, इजी से सॉल्व हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? उसका नाम है चार्ल्स सी इलियट। ध्यान में रखिए, चार्ल्स सी इलियट छत्तीसगढ़ में प्रथम तहसीलदारी व्यवस्था चालू किया था। और वो डेट आप ध्यान में रखना, 1854 में किया था, है ना। आजकल डेट कुछ ज्यादा ही पूछने लग गया है। 1854 में स्टार्ट किया था। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ किया गया था? तहसीलदारी व्यवस्था। आते ही सबसे पहला काम 1854 ईस्वी में तहसीलदारी व्यवस्था चालू किया था। ब्रिटिश शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपए को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से कब लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइए मुझे कि कब लागू किया गया था। ठीक, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। और आप, हमने जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, कमेंट करके आप उसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।